नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में लगातार 7वें दिन दबाव। निफ्टी 100 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,050 के करीब आया। हालांकि बैंक निफ्टी में भी दबाव कायम। मिड कैप और स्मॉल कैप आज नीचे। अमेरिका में चिप शेयरों में बिकवाली से आईटी को मिला सपोर्ट। एचसीएल टेक, विप्रो निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर कोफोर्ज भी 2% चढ़कर वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। बिग स्टॉक्स में हुआ था पूरा एनालिसिस। वहीं चार्ट जीपीटी शेयर जीएसके फार्मा करीब 4% दौड़ा। डिफेंस और कैपिटल गुड्स शेयरों में तगड़ी मुनाफा वसूली करीब 1.5%। फिसले दोनों सेक्टर इंडेक्स। साथ ही केमिकल्स और एनबीएफसीज में दबाव। वहीं दूसरे और चुनिंदा कैपिटल मार्केट स्टॉक में खरीदारी। यूएस में चिप शेयरों में गिरावट से एमएनसी पावर स्पेस का सेंटीमेंट कमजोर। 3 से 4% टूटकर हिताची और जी वर्नोवा वायदा के टॉप लूजर्स में शामिल। वहीं सीजी पार में तेज बिकवाली। बिग स्टॉक्स में शेयरों में गिरावट की जताई थी आशंका। पीएनजी इंसेंटिव स्कीम की मंजूरी से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन शेयरों में जोश। अदानी गैस, आईजीएल, महानगर गैस में 3 से 5% तक का उछाल। 1 सितंबर से लागू होगी इंसेंटिव स्कीम। बिहारी लाल इंजीनियरिंग की 64% प्रीमियम पर दमदार लिस्टिंग। एनएससी पर इशू प्राइस 285 के मुकाबले 465 रुपए पर हुआ लिस्ट। उधर शिप रॉकेट भी करीब 35% प्रीमियम पर हुआ लिस्ट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है सेमको सिक्योरिटीज के ओम मेहरा। लेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, लेकिन पहले कराते हैं समय का बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर। मार्केट का मूड इस पूरे हफ्ते इनफैक्ट थोड़ा लैकलस्टर रहा, थोड़ा नेगेटिव साइड पर रहा और वही ट्रेंड आज भी देखने को मिल रहे हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी इस समय लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। 24,000 के लेवल्स हालांकि अभी भी इंटैक्ट है और दिन के दौरान उन्हीं लेवल्स के आसपास पहुंचा भी, लेकिन फिलहाल 24,054 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली अगर नजर डालेंगे बैंक निफ्टी पर या फिर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्सेस पर, तो वहां भी सिमिलर रुझान देखने को मिल रहा है। वॉलेटिलिटी के साथ बैंक निफ्टी में ट्रेड होते हुए क्लियरली दिखाई देगा। 184 पॉइंट्स नीचे इस समय निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। मिड कैप्स भी 1/4% से ज्यादा नीचे हैं आज के सेशन में। 0.35% के आसपास ही कमजोरी देखने को मिल रही है। 147 पॉइंट्स नीचे मिड कैप इंडेक्स। सिमिलरली स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दायरे में ट्रेड होते हुए दिखाई देगा, लेकिन बायस नेगेटिव और यहाँ पर 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट की ब्रेथ क्विकली लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो कि आपको इंक्लाइन दिखाई देगी नेगेटिव साइड पर, क्योंकि बड़े स्टॉक्स हों, दिग्गज शेयर्स हों, छोटे मझोले स्टॉक्स हों, सभी में लाल निशान में ट्रेडिंग हो रही है। 2016 स्टॉक से जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 1199 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। आप सेक्टर और स्टॉक हीट मैप लेकर आएंगे एक एक करके। पहले दिखाते हैं आपको सेक्टोरल हीट मैप। तो आज के सेशन में बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। आईटी इनफैक्ट कल सबसे ज्यादा टूटा हुआ था। आज आईटी में कंपैरेटिवली बाइंग देखने को मिलेगी क्लियरली। अगर आप इंडेक्स लेवल पर देखेंगे, निफ्टी आईटी इंडेक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। 0.5% ऊपर है। इसके अलावा रियल्टी फ्लैट है। बाकी सभी सेक्टर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ है? कैपिटल गुड्स में, डिफेंस में, ये 1.5% नीचे है आज के सेशन में। बाकी अगर एफएमसीजी, मेटल, फार्मा देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजर टू 0.5% के लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। अब दिखाते हैं आपको स्टॉक हीट मैप और दिखाते हैं वो तमाम शेयर्स जो कि आज के सेशन में इंडेक्स लेवल पर कंट्रीब्यूट करते हुए दिखाई दे रहे हैं तेजी मंदी के साइड पर। तो ये सेक्टर वॉच रहा आपकी स्क्रीन पर और अब स्टॉक्स का हाल भी दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रैटेजीज आपकी क्या हो सकती है। ओम मेहरा हमारे साथ बने हुए हैं। ओम नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय रहेगी निफ्टी बैंक निफ्टी पर आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून दीपावली। और जिस हिसाब से हम ब्रॉडर टर्म्स की बात करें तो निफ्टी में अक्रॉस 6 डेज कंटिन्यूस हमने नेगेटिव क्लोजिंग देखी है, जो कि आज भी इंटैक्ट है और काफी एज के ऊपर बिल्कुल खड़ा है। 24,000 का जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बिल्कुल एज के ऊपर है। वो गैप भी फिल आज हुई जो गैप अप ओपनिंग के बाद एक ड्रैग डाउन हमें देखने को मिला और निफ्टी कहीं ना कहीं एक सीमित दायरे में ही काम करता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अटेम्प्ट हो सकता था। 24,100 के ऊपर अगर एक अटेम्प्ट था, लेकिन निफ्टी में वहां भी एक बिकवाली के तौर पे हमने देखा है। तो नॉर्मली थोड़ा सा वेट एंड वॉचफुल एंड कॉशियस अप्रोच ही रहेगा, बिकॉज एक अटेम्प्ट जरूर रहेगा ड्यूरिंग द एंड ऑफ द डे कि 24,000 ब्रेक हो। सो अभी फिलहाल के लिए निफ्टी पे राय सेल ऑन राइज की रहेगी और कहीं पे अगर 24,000 का लेवल टूटता है तो 23,950 23,940 के लेवल भी दिखाए जा सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल एज 57,000 के आसपास एक अटेम्प्ट था ब्रेक करने का, बट ऑब्वियसली अभी ये थोड़ा डिफेंड कर रहा है। बट यहाँ के भी सेम बिकवाली रहेगी, बिकॉज पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक दोनों
में एक तरफा एक बिकवाली देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही देखने को मिल सकते हैं। बट नॉर्मली अगर इंडेक्स वाइज की बात करें तो सेल ऑन राइज की ही रहेगी जब तक से 57,350 के ऊपर ना निकल जाए। तो और सेलेक्टिव स्मॉल कैप एंड मिड कैप में भी थोड़ी बाइंग करके जा सकती है। वहीं अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है तो चुनिंदा आईटी सेक्टर्स या फिर कुछ हेवी टेकर्स में बाइंग करके चली जा सकती है। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? जी, मेरे पहला पिक बाय साइड का है। यहाँ पे नौकरी एक अटेम्प्ट काफी अच्छा एक ऑलमोस्ट ऑनगोइंग ट्रेंड को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी ऑलमोस्ट 350 है और 1350 के लेवल जो सस्टेनेबल मूवमेंट है उसे होल्ड कर रहा है और करंट भाव से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। तो इसका माइनर से स्टॉप लॉस रखेंगे 1345 का और टारगेट रहेगा 1425 का। अगर मैं बात करूँ तो इटर्नल पे मेरे बाइंग की राह रहेगी। आई मीन 1318 का स्टॉप लॉस लेकर के चलना है और टारगेट लेकर के चल सकते हैं 328 का। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर आज बाइंग देखने को मिल रही है। तो आईटी क्लियरली कल के डाउनफॉल के बाद आज हरे निशान में है, 0.5% ऊपर है इंडेक्स। लेकिन स्टॉक्स देखेंगे जहां पर मिड कैप्स में बाइंग देखने को मिल रही है, वो लाते हैं आपके स्क्रीन पर। तो साइंट 4.25% ऊपर है, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है, 2% ऊपर है कोफोर्ज, परसिस्टेंट में भी 1.5% के आसपास का मूव देखने को मिल रहा है आज के सत्र में। एनर्जी स्टॉक स्पेशली जो पीएनजी इंसेंटिव की बात हो रही है तो गैस स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। चेन्नई पेट्रोल तो कंसिस्टेंटली मजबूत रहा ही है, आज भी 3.5% ऊपर है। लेकिन आईजीएल, अदानी टोटल गैस, महानगर गैस यहाँ पे 3 से 4.5% के गेंस देखने को मिल रहे हैं आज के सेशन में। शुगर स्टॉक्स में मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए कल का बजाज हिंदुस्तान 9% ऊपर, 7.5% ऊपर द्वारिका शुगर, श्रीनगर शुगर 5% ऊपर है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग में 4% की तेजी है। हेल्थ केयर स्पेस में जो स्टॉक्स नीचे हैं उसमें ग्लेनमार्क फार्मा, नोवार्टिस लॉसेस में है, यहाँ 3% का नुकसान दोनों शेयर्स में। आरती फार्मा 3.25% नीचे, 1.5% नीचे है एस्ट्राजेनेका फार्मा। कुछ और स्टॉक्स जो कि नेगेटिव साइड पर ट्रेड कर रहे हैं उसमें पावर इंडिया, सीजी पावर, एल&टी फाइनेंस, भारत डायनेमिक्स है जहाँ पर 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। हिताची एनर्जी यहाँ पर लगभग 4.5% नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में। तो ये रहा मिड कैप्स का पूरा हाल। लेकिन आईटी सेक्टर आज बाजार के फोकस में है। दरअसल पूरे सेक्टर पर सीएलएसए ने एक बड़ी रिपोर्ट निकाली है जिसमें एआई के बाद के विनर्स और लूजर्स दोनों सामने रखे गए हैं। क्या है डिटेल, समझते हैं श्रेया ठाकुर से। श्रेया बताइए। राइट, मार्केट प्रेशर में नजर आएगा सभी को, लेकिन आईटी स्पेस इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से आईटी स्पेस में भी नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव इस स्पेस में आपको नजर आएगा। दरअसल सीएलएसए की रिपोर्ट आई थी सुबह जो सीएनबीसी आवाज पर सबसे पहले आपने देखी। अब इस स्पेस को लेकर काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनाने की बात कही है सीएलएसए ने, और एआई के आने के बाद आपको थोड़े कुछ विनर्स और लूजर्स दिखाई देंगे इस स्पेस में। मिड कैप आईटी स्टॉक्स ने आपको याद होगा जाहिर तौर पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो जो स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं सीएलएसए को, जहां पर हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, उसमें शुमार नजर आएगा आपके स्क्रीन पर आएगा कोफोर्ज, जहां पर लक्ष्य 2170 के रखे गए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम मिड कैप आईटी स्पेस ज़्यादातर स्टॉक्स हैं, देखिए 6246 के लक्ष्य हैं। हेक्सावेयर 930 रुपये प्रति शेयर, एलटीएमबी 5534 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है। ये हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मेंस लिस्ट की बात की मैंने, लेकिन होल्ड या फिर यूं कहे कॉशियस कौन से स्टॉक्स को लेकर हैं, तो यहाँ पर लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स नजर आएंगे आपको। टीसीएस 2326 की टारगेट प्राइस है, इन्फोसिस 1147, टेक महिंद्रा 1634 और एचसीएल टेक 1281 के टारगेट प्राइस आए हैं। थोड़ा कॉशियस व्यू लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को लेकर, और इनफैक्ट एम्फेसिस एक लौता स्टॉक दिखेगा आपको मिड कैप आईटी स्टॉक्स में जहां पर अंडर परफॉर्मेंस की कॉल आई है, तो अंडर परफॉर्म कर सकता है स्टॉक और पिछले कुछ सत्रों में थोड़ा सा नरम भी पड़ा है। 2113 के टारगेट प्राइस आए हैं। विप्रो अगर आप देखें तो यहाँ पर पूरे आईटी पैक में किसी ने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है तो वह है विप्रो, इस पर अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है। अब दिखाती हूँ कि एआई का कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में कितना आ रहा है। तो एआई का कंट्रीब्यूशन अगर टीसीएस की बात करें तो जो फाइनेंशियल ईयर 27 में 10% एआई से कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में आ रहा है, वो फाइनेंशियल ईयर 31 में 33% हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 27 में 9% कंट्रीब्यूशन एआई से रेवेन्यू में, वही फाइनेंशियल ईयर
31 में देखें तो 32% और एचसीएल टेक में भी 6% से इजाफा होकर 31% का कम से कम रेवेन्यू एआई से आता हुआ नजर आएगा। ओवरऑल अगर आप बात करें अभी आई ग्रोथ की, तो टीसीएस का रेवेन्यू ग्रोथ जो हमने फाइनेंशियल 27 में 2.5% देखा, 31 में 6% से ऊपर रहने की संभावनाएं हैं। इन्फोसिस जो लगभग 2% है, 5.5 पौने 6% के आसपास रहेगा फाइनेंशियल ईयर 31 में, और एचसीएल टेक का 2.5 पौने 3% से लेकर बढ़कर ये 6.5% की रहने की संभावनाएं हैं। तो एआई ज़्यादातर कंट्रीब्यूट करेगा अब रेवेन्यू में, तो एक बड़ा बदलाव हम देख सकते हैं। लेकिन अगर आप बात करें वैल्यूएशन के हिसाब से, तो रिस्क रिवॉर्ड अभी फिलहाल अच्छा बना हुआ है आईटी पैक का, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अगर नज़र डालेंगे तो मल्टी ईयर लो पर हैं। अब कुछ स्टॉक्स ने चलना शुरू किया है, तो उसको देखते हुए ये स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपको आईटी पैक में अपनानी है फिलहाल। ओके, शुक्रिया आपका श्रेया डिटेल्स बताने के लिए। तो जिन स्टॉक्स पर सीएलएस से बुलिश है उसमें एक स्टॉक पर राय जरूर लेते हैं, वो है कोफोर्ज का, क्योंकि आज स्ट्रेंथ भी दिखा रहा है। एक बार देखिए कोफोर्ज को और बताइए क्या राय रहेगी ओम आपकी। जी, कोफोर्ज बिल्कुल एक अप ट्रेंड पे फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है और इनफैक्ट सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो माइनर साइज का रेजिस्टेंस रह सकता है 1840 1850 के ऊपर। तो एक थोड़ा वीक एंड वॉचफुल केयरफुल है, जिनकी आज रिपोर्ट आई है। तो इन लेवलों का हम जरूर वेट करेंगे। यहाँ पे 1840 के ऊपर निकलने के बाद एक अप ट्रेंड यहाँ फॉलो कर सकता है, जो कि एक्सपेक्टेड लेवल 1910 1920 के आसपास भी हो सकता है। नीचे का अगर कोई ट्रेड अगर ऑन गोइंग ट्रेड क्या फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1780 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेकर के चलना होगा। ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो कुछ और खबरें, चलो वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रुक करेंगे कुछ और खबरों की तरफ। ईवी इंफ्रा और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री को जल्द सस्ता लोन मिलने का रास्ता खुल सकता है। सोर्सेस के मुताबिक सरकारी बैंकों ने वित्त मंत्रालय के सामने इनको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग कैटेगरी में डालने का प्रस्ताव रखा है। क्या है डिटेल्स समझते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक बताइए। बिल्कुल, देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उन्होंने कुछ नए और इमर्जिंग सेक्टर्स की पहचान की है। उनको लगता है कि इन्हें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत आसान और सस्ता कर्ज मिलना चाहिए। इसे लेकर वित्त मंत्रालय को पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने एक प्रपोजल भेजा है। जो सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो प्रपोजल के तहत खासतौर से फोकस ईवी इकोसिस्टम पर डाला गया है। कहा गया है कि जो बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रा होता है, यहां पर 25 करोड़ रुपए तक का लोन पीएसएल के तहत मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो कमर्शियल फ्लीट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए 50 करोड़ का लोन पीएसएल के तहत दिया जाना चाहिए। यही नहीं, पर्सनल यूज के लिए कोई इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर यूज करता है तो वहां पर 2 लाख, और 4 व्हीलर ईवी के लिए 20 लाख रुपए तक का लोन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के तहत दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो फोकस है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे भी है। हालांकि पहले से ही सोलर पीवी के लिए 35 करोड़ रुपए का लोन पीएसएल के तहत मिलता है, लेकिन खासतौर से जो विंड और छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर अभी तक कोई पीएसएल की व्यवस्था नहीं है। लिहाजा उन्होंने डिमांड की है कि यहां पर 75 करोड़ रुपए तक का लोन पीएसएल के तहत मिलना चाहिए। साथ ही साथ जो पर बोरोवर है उनकी सीलिंग 100 करोड़ रुपए तक बढ़ाई जानी चाहिए, कि ताकि सभी बैंक मिलकर 100 करोड़ रुपए तक का लोन खासतौर से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विंड और स्मॉल हाइड्रो पावर को दे सकें। इसके अलावा कई सारे और भी सेक्टर हैं, जिसमें फूड और नेग्रो के लिए कहा गया है कि जो भी 100 करोड़ रुपए की जो लिमिट है पीएसएल के तहत, उसको बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए तक की जानी चाहिए। एमएसएमई सेक्टर में माइक्रो और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को तवज्जो मिलनी चाहिए, यहां पर भी पीएसएल के तहत फंडिंग की जानी चाहिए। इसके अलावा कई और सेक्टर, स्कूल और हेल्थ केयर वगैरह को भी उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर में डालने की बात की है। और ये प्रपोजल पर अब आने वाले दिनों में डिस्कशन होगा और 6 से 8 महीनों के अंदर इस पर कोई असर होता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसमें आरबीआई और वित्त मंत्रालय की कई राउंड की बैठक होगी और बैठक के बाद ही इस पर फैसला हो सकता है। ओके, तो ये रही तमाम डिटेल्स। तो ईवी इकोसिस्टम के लिए सस्ता कर्ज मुहैया कराया जा सकता है, इस पर काम चल रहा है और तमाम डिटेल्स यहाँ पर शेयर करते हुए आलोक शुक्रिया आपका बताने के लिए कि क्या है पूरी डिटेल्स इस खबर से जुड़ी हुई। अच्छा, इनफैक्ट कुछ स्टॉक्स लेकर आते हैं आपके स्क्रीन पर, जहाँ पर आज के सेशन में हमने देखा कि मार्केट का मूड भले ही ऊपर नीचे हो रहा हो, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बना हुआ है। आईटी की हमने बात की, लेकिन आईजीएल, एमजीएल, अदानी टोटल गैस, महानगर गैस, यहाँ पर खबरों की वजह से थोड़े बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। कोई स्टॉक ओम ऐसा लग रहा है जहाँ पर करंट लेवल से पोजीशन बनाई जा सकती है इस पूरी स्पेस में? जी, आईजीएल ही बेटर प्रेफर्ड पिक है, बट एक नॉर्मली एक रेटेस्ट लेवल जरूर यहाँ पे अटेम्प्ट हो सकता है, जो कि 160 के लेवल है। तो वेट एंड वॉचफुल केयरफुल ये स्टेटस रह सकता है, क्योंकि एक बहुत
टाइम के कंसोलिडेशन के बाद अभी भी 150 से 160 के आसपास एक होवर कर रहा था। तो नॉर्मली एक 158 के ऊपर अगर ये स्टॉक अगर कहीं आने वाले दिनों में या आने वाले सेशंस में अगर ये निकलता है, तो एक अप मूव दिखा सकता है, जो कि 170 से लेकर के 175 तक लेवल दिखा सकते हैं। वहीं अगर आज के जिन्होंने पोजीशन बनाई है, उनका स्टॉप लॉस लेके चलना होगा 145 का। ओके, चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और एनर्जी सेक्टर इन दिनों बाजार के फोकस में है। क्रूड में तेज वॉल्टिलिटी से एनर्जी सेक्टर सीधे रेडार पर है। क्या अभी एनर्जी फंड्स में निवेश करना चाहिए, जानते हैं मनी फ्रंट के सीईओ और को फाउंडर मोहित गांग से। जिस तरह से दुनिया में इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रहा है, एआई रेवोल्यूशन के चलते जितना ज्यादा एनर्जी की खपत हो रही है डेटा सेंटर्स के थ्रू, तो एनर्जी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरल है, नॉन डिस्क्रिशनरी है और कंपाउंडिंग थीम है ये। तो अगर मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, तो जैसा भारत का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है एनर्जी का, वो है कुछ 1420 किलोवाट आवर का, राइट। और ये पर एनम कंजम्पशन में बता रहा हूं। जो भारत का कंजम्पशन है दीपाली जी, वो यूएस के मुकाबले 1/9 है और चाइना के मुकाबले वो 1/6 है। अगर मैं पूरे दुनिया की एवरेज को भी देखूं, तो हम 1/3 हिस्सा है पूरे दुनिया की एवरेज का ऑन अ पर कैपिटा कंजम्पशन बेसिस। तो भारत का जो ये एनर्जी कंजम्पशन है, जो एनर्जी खपत है, ये बहुत गुना मुझे लगता है अगले 10 साल में बढ़ने वाली है। कुछ प्रोजेक्शंस की अगर मैं बात करूं, तो कम से कम 580 गीगावाट कैपेसिटी जो है भारत में एस्टैब्लिश होगी आने वाले 10 सालों में। और ये इतनी बड़ी कैपेसिटी है जितनी भारत ने आज तक एस्टैब्लिश नहीं की है अपनी पूरे स्वतंत्रता की हिस्ट्री में। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि एनर्जी जो है एज अ थीम बहुत बड़ी थीम है, ऑल एनकम्पासिंग थीम है। और मुझे लगता है अगले 10 से 15 साल ये कंपाउंडिंग स्ट्रक्चरल स्टोरी है। यहाँ पर ना सिर्फ आपको ऑयल, रिफाइनरीज, रिन्यूएबल्स, इक्विपमेंट्स, पावर ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड्स, इन सभी तरह के सेक्टर्स का जो है ये कंबाइंड मुझे लगता है आउटकम होगा और आने वाले सालों में शायद निवेशकों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छी स्टोरी बन सकती है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं क्लाइंट वन के अपडेट पर। इस हफ्ते वेवस्ट्रेटजी.com के आशीष क्याल, रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता और मेरे एसेट शेयर खान के मुथु सिल्वराज एम की मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर लीड कर रहे हैं मुथु 4.5% के रिटर्न के साथ। आशीष का पोर्टफोलियो 2% रिटर्न दे रहा है।